सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। मैं हूं हेमंत गजेंद्र सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। सो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने प्रीवियस अपलोडेड प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए, हमने अभी तक के पूरे क्लासेस में जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया है वो जेनेटिक्स को समझने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को समझने के लिए केवल और केवल बेसिक बातें थी। हमने जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस कर लिया था, और कुछ एक टर्म्स और हैं जिसके बारे में हमें आज के क्लास में कवर अप करना है। उन सभी टर्म्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में ही हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, और वो टॉपिक है गैमेट फॉर्मेशन। देखिए, ये टॉपिक जिसका नाम है यहां पर गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन जब आप क्लियरली पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप इजीली आने वाले लेक्चर में, आने वाले टॉपिक में, जब मैं जेनेटिक क्रॉस का कंसेप्ट बताऊंगा, जब हम मोनो हाइब्रिड पढ़ेंगे, जब हम डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे, तो इसमें यहां पे गैमेट फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन जब आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आपको गैमेट बनाना आना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट का या किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई जीनोटाइप आपको दिया हुआ है, अगर उस दिए हुए जीनोटाइप में से आपसे ये पूछा जाए कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, उस गैमेट के प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है आने की, तो अगर दिए गए जीनोटाइप में से अगर गैमेट फॉर्मेशन बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी आज की इस क्लास में मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स या फिर फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो कि आप यूज में लेंगे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब तक तो हमने कुछ बेसिक क्लासेस ही डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने केवल जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले टर्म्स डिस्कस किए, सच एज मैंने आपको अभी तक ये बता दिया है कि जीन क्या होता है, एलील के बारे में हमने पढ़ा, एलील के टाइप्स को भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, मॉडिफाइड एलील और जिसे हम म्यूटेंट एलील भी कहते हैं, अनमॉडिफाइड एलील बता दिया। एनसीईआरटी में हाफ पेज में कवर किया हुआ था डोमिनेंस का कंसेप्ट, राइट। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बिहाफ पर मैंने आपको समझाया कि किन पर्टिकुलर कंडीशन में जो मॉडिफाइड एलील होते हैं वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट होते हैं, उसके जैसा ही बिहेवियर को शो करते हैं, राइट है। और किस कंडीशन में जो आने वाला फिनोटाइप है वो वेरी कर सकता है और चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील को समझा दिया था, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप और फिनोटाइप जैसे बेसिक टर्म्स को हमने यहां पर समझ लिया है। देखिए, मैं इन सभी टॉपिक को, इन सभी टर्म्स को डिटेल में, डेप्थ में, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करवा रहा हूं, और आपसे बस उम्मीद यह है कि आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाने से फायदा आपको यह मिलेगा कि अगर आपने जितने भी क्लासेस में यहां पर इवनिंग 6 PM या फिर 6 बजे अपलोड कर रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स ही किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी छात्र और छात्रा के लिए फ्रूट होता है ना। यही है जो आपके पास अवेलेबल है किसी भी लेक्चर को पूरा देखने के बाद। तो नोट्स को अच्छे से बनाएं, अच्छे से प्रॉपरली उसको मैनेज करें, क्योंकि नोट्स ही आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए, आज के इस लेक्चर को हम करते हैं स्टार्ट, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ एक रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ एक जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले टर्म बचे हुए हैं, वहां से इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ आज के क्लास में ही गैमेट फॉर्मेशन को भी हम समझेंगे बेटा, ठीक है ना यहां तक। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है एक वो है फिनोकॉपी क्या होता है। यहां से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑलरेडी जो हमने बेसिक टर्म है वो तो बिल्कुल समझ लिया है कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। क्या फिनोटाइप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस था? तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो जीनोटाइप होता है ये किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कहलाता है, उसके अंदर पाए जाने वाले जीन्स को स्टडी करना कहलाता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, देखिए, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जो फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसा आएगा वो एक्चुअल में डिसाइड किया जाता है जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली। जीनोटाइप के साथ साथ क्या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो कि डिसाइड करता है फिनोटाइप को? बिल्कुल, जीनोटाइप मतलब जीन भी और एनवायरमेंटल फैक्टर भी, दोनों के द्वारा ही फिनोटाइप डिसाइड होता है और वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये मैंने आपको यहां पर क्लियरली अब तक के लेक्चर में समझा दिया है। और देखिए,
क्या हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप तो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे आज के क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये फिनोकॉपी क्या होता है बेटा, ठीक है ना। मैं यहाँ से इस क्लास को स्टार्ट करूंगा कि फिनोकॉपी क्या है। पहले जो जनरल सा पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ कि फिनोकॉपी क्या है। देखिए अगर यहाँ पर क्या कहा जाए कि व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप, अगर हमने क्या किया, दो अलग अलग जीनोटाइप रखने वाले कोई भी प्लांट है, राइट है। तो देखिए व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, दो डिफरेंट जीनोटाइप रखने वाले सपोज प्लांट को हमने दो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रख दिया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा कि हमें यहां पर सिमिलर टाइप का फिनोटाइप मिल जाएगा, और जो मिलने वाला सेम फिनोटाइप या सिमिलर फिनोटाइप होगा वो आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे, तो आप आंसर देंगे फिनोकॉपी कहलाएंगे, राइट है। तो जरा एक बार और मैं समझाता हूं, फिर एग्जांपल और डायग्राम और कंसेप्ट के थ्रू आपको ये बात क्लियर करूंगा कि आखिर ये फिनोकॉपी क्या होता है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि यहां पर जब दो डिफरेंट जीनोटाइप रखने वाले प्लांट को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो सिमिलर फिनोटाइप मिलता है, और मिलने वाला वो जो सिमिलर फिनोटाइप होगा वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ फिनोकॉपी कहलाता है, राइट है। अच्छा, इसको हम समझते हैं यहां पर क्लियरली एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, डायग्राम बनाकर समझाता हूं। देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां पर बेटा मैंने ये कोई प्लांट बनाया है, राइट है। सपोज यहां पर मैंने यहां पर कोई प्लांट बनाया, और मैंने कहा ये जो प्लांट है, मतलब स्टेम हाइट की अगर बात करें तो उसके बेसिस पे इस प्लांट का जो फिनोटाइप है वो टॉल है, ये प्लांट जो है वो टॉल फिनोटाइप रख रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक और प्लांट को यहां पर बनाऊं और मैंने कहा कि ये जो प्लांट है ये एक्चुअल में टॉल नहीं है, इसका फिनोटाइप क्या है, ये बौना है, इसका मतलब ये ड्वार्फ प्लांट है, राइट है। अच्छा, जरा इस बात को अब आप समझें कि मैं क्या समझाने वाला हूं। क्या मैंने जीनोटाइप में ये बता दिया कि जो टॉल अगर कोई प्लांट है तो उसका ऑल पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, बताइए। क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं कि या तो ये कैपिटल टी जीनोटाइप रखते होंगे, या फिर ये रखते होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये दो टाइप के जीनोटाइप ही रख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है ये बात। अच्छा देखो यहां पर एक और पॉइंट मैं समझाता हूं कि अगर हम यहां पर ड्वार्फ की बात करते हैं तो ड्वार्फ अगर कोई प्लांट है, अगर फिनोटाइप ड्वार्फ है तो पॉसिबल जीनोटाइप एक ही तो पॉसिबल हो सकता है, यहां पर स्मॉल टी, करेक्ट है। अच्छा देखो जरा, अगर आप इन दोनों प्लांट के जीनोटाइप को कंपेयर करो, क्या दोनों प्लांट का जीनोटाइप यहां पर अलग अलग है कि नहीं। तो हमने क्या बोला कि जब दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्लांट को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो यहां पर फिनोकॉपी का कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा, दो सिमिलर फिनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये कैसे होगा। अच्छा, यहां पर डिफरेंट जीनोटाइप तो हमें यहां पर समझ में आ रहा है, लेकिन अब हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से हमारा मतलब यहां पर क्या है। अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूं, सपोज आपने प्लांट फिजियोलॉजी 11th क्लास में सबसे लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स के बारे में। तो उसी हार्मोन में से आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा जिसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन क्या करता है कि अगर कोई जेनेटिक लेवल पे कोई ड्वार्फ प्लांट होता है तो क्या उसकी जो स्टेम हाइट है वो बढ़ा सकता है कि नहीं। तो स्टेम हाइट को इंक्रीज करना एक्चुअल में जिब्रेलिन करके कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उसका काम होता है। तो देखिए मैंने क्या किया यहां पर, सपोज मैंने यहां पर जिब्रेलिन लिया बेटा, राइट है। क्या लिया यहां पर? मैंने यहां पर जिब्रेलिन लिया, और जिब्रेलिन एक तरह का क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीआर बोल दिया मैंने, राइट है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो जिब्रेलिन करके पीजीआर है, क्या मैं यहां पर ये बता दूं कि क्या ये पीजीआर जो है स्टेम हाइट को इंक्रीज कर सकता है, राइट है। मैं लिखता हूं यहां पर, क्या ये स्टेम हाइट को इंक्रीज करने वाला, स्टेम हाइट को बढ़ा देने वाला कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो हमने क्या किया कि इस प्लांट ग्रोथ हार्मोन को, जिब्रेलिन को, इन दोनों प्लांट में से हमने कौन से प्लांट को प्रोवाइड किया, तो मैंने कहा हमने यहां पर ड्वार्फ वाले प्लांट को प्रोवाइड किया है। अब जरा देखना क्या हुआ, मैंने यहां पर जिब्रेलिन केवल ड्वार्फ प्लांट को ही प्रोवाइड किया है, मैं टॉल को नहीं दे रहा, इससे जरूरत भी नहीं है, राइट है। अभी फिलहाल कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने जिब्रेलिन इस प्लांट को दिया, मैंने जिब्रेलिन क्या इस प्लांट को दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों प्लांट जिसका जीनोटाइप अलग अलग था, इसको हमने यहां पर दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन दिया, एक को जिब्रेलिन दे रहे हैं और एक को जिब्रेलिन प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, जिसको हमने जिब्रेलिन दिया तो जिब्रेलिन क्या करेगा, ये जो ड्वार्फ प्लांट है क्या इसका स्टेम हाइट को क्या
करेगा बताओ, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या यहां पर ये भी टॉल हो जाएगा कि नहीं? अगर ड्वार्फ प्लांट को इस जिब्रेलिन ने क्या किया, अगर इसके स्टेम हाइट को बढ़ा दिया, अगर स्टेम हाइट बढ़ गया तो क्या ये भी बताओ टॉल मिलेगा? अच्छा जरा देखिए, पहले ड्वार्फ था, इसको हमने जिब्रेलिन प्रोवाइड करके किस में कन्वर्ट कर दिया बताओ, जेनेटिकली टॉल प्लांट में कन्वर्ट किया। तो जरा अब हम यहां पर कंपेयर करते हैं तो क्या देखो जरा, ये पहले से ही टॉल था और ये ड्वार्फ को भी हमने जिब्रेलिन देकर के क्या बना दिया है, टॉल बना दिया। तो क्या दोनों का फिनोटाइप सेम मिल रहा है कि नहीं? अब ये भी टॉल है और ये भी टॉल है और ये दोनों का फिनोटाइप यहां पर सेम है, मतलब इसका फिनोटाइप क्या मिल गया बताओ जरा, क्या सिमिलर फिनोटाइप मिल गया? अच्छा, अगर हमें यहां पर सिमिलर फिनोटाइप मिल गया बेटा, तो ये दोनों के दोनों जो सिमिलर फिनोटाइप रखने वाले ये जो प्लांट है ना, वही आपस में क्या कहलाएंगे, वही आपस में यहां पर फिनोकॉपी कहलाएंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? फिनोकॉपी बोलेंगे। जरा एक बार और मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, जरा आप सुने और ध्यान से समझें। बिल्कुल बेसिक सी बात है, मैंने डायग्राम और कंसेप्ट के थ्रू समझाया है, रटना नहीं है किसी भी बात को, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिससे रटा जाए। डेफिनेशन को भी याद नहीं करना, आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट को डायग्राम में मैं ढाल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही समझेंगे। देखिए क्या है, बस कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी थ्योरी का पॉइंट है, उसके लिए जो स्टोरी बताऊं, जो डायग्राम वगैरह बताऊं, उसको सुना करें आप ध्यान से, बिल्कुल फोकस होकर के, आपको बाकी का पूरा थ्योरी वाला कंटेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर पॉइंट क्या है, हमने क्या बोला, फिनोकॉपी हमने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। हमने बोला कि दो डिफरेंट जीनोटाइप, बिल्कुल देखो इसका तो ये जीनोटाइप है, इस प्लांट का ये जीनोटाइप है, तो दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्लांट को हमने डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड किया। देखो जरा, क्या एक को हम दे रहे हैं जिब्रेलिन, एक को नहीं दे रहे। जब यहां पे टू डिफरेंट जीनोटाइप रखने वाले प्लांट को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा, तो हमने ये नोटिस किया कि अब ये ड्वार्फ जो था ना, वो भी जेनेटिकली अब क्या है बताओ जरा, टॉल है, और ये पहले से ही टॉल था, तो दोनों यहां पर टॉल मिल रहे, दोनों का फिनोटाइप सेम है। अगर दोनों का फिनोटाइप सेम है तो क्या ये आपस में क्या कहलाएंगे, दोनों का यही सेम फिनोटाइप जो है आपस में फिनोकॉपी कहलाएंगे। करेक्ट बात है ये पॉइंट। अच्छा, आई होप आपको ये फिनोकॉपी क्या है समझ में आ गया होगा। 2 सेकंड के लिए मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स में आने वाले नेक्स्ट टर्म को हम यहां डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा, कुछ एक और टर्म्स हैं, हालांकि ये एक्चुअल में जेनेटिक्स में ही बताए जाते हैं, तो इसको मैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ही यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं, ऑल्दो इसका रिलेशन बायोलॉजी के अदर चैप्टर के साथ भी है, ठीक है ना। अच्छा देखिए जरा क्या है पॉइंट, टॉपिक है हमारा, टॉपिक है हाइब्रिड विगर क्या होता है, राइट है। हाइब्रिड विगर जिसे और एक्चुअल में क्या कहा जाता है, इसको हेटेरोसिस कहा जाता है। कभी कभी जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है उसमें कोई इसी चैप्टर में ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए कि हेटेरोसिस क्या होता है या हाइब्रिड विगर क्या होता है, राइट है। अच्छा जरा समझते हैं, देखिए यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट है, एक ट्रिक आप बस याद करेंगे, एक स्लोगन सेंटेंस याद करेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आपको ये समझना है कि हेटेरोसिस क्या होता है तो बस इतना ध्यान रखें कि इस प्रोसेस में, इस फिनोमिना में क्या होगा कि जो आने वाले ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी हैं अपने पेरेंट्स से अच्छे, मतलब बेस्ट क्वालिटी वाले होते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर को रखते हैं। मैंने क्या बोला कि जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग है, अगर वो अपने पेरेंटल जनरेशन के पेरेंट से भी अच्छे सुपीरियर फीचर वाले, सुपीरियर क्वालिटी वाले अगर यहां पर होते हैं, तो एक्चुअल में यही प्रोसेस क्या कहलाएगा बताओ जरा, उस ऑफस्प्रिंग को ही क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड विगर, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बताओ जरा, हेटेरोसिस बोलेंगे। अच्छा, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे पेरेंट्स से अच्छे, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला बच्चे पेरेंट्स से अच्छे, इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाली जनरेशन है ना, जो ऑफस्प्रिंग है वो अच्छे सुपीरियर कैरेक्टर रख रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, अपने दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में, राइट है क्या। अच्छा जरा हम इस बात को समझते हैं, देखिए क्या है, बोला है कि अगर सुपीरियर हो, है ना, कोई भी हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, वो भी अपने दोनों ही पेरेंट के साथ, राइट है, दोनों ही पेरेंट के कंपैरिजन में सुपीरियर ऑफस्प्रिंग जो होता है उसी को हेटेरोसिस कहते हैं। और एक्चुअल में जो हेटेरोसिस है ना, ये कंडीशन कैसे अराइज होता है बेटा, ये कंडीशन जो है वो हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से अराइज होता है। हेटेरोसिस जो है ना वो हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से अराइज होता है। अब ये नया वर्ड क्या है मैं समझाता हूं, जरा देखो तो, यहां पर कोई पेरेंट लिया, ये पेरेंट
कैपिटल जनरेशन है, राइट है। अच्छा, इनके बीच में क्रॉस करवाने से जरा देखो तो यहां पर क्या मिला है, जो नेक्स्ट जनरेशन मिला है, जो ऑफ स्प्रिंग हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मैंने कहा ये जो है यहां पर क्या है, ये है बेटा यहां पर ऑफ स्प्रिंग। जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस किया, राइट है। अच्छा, क्रॉस करेंगे तो हमें यहां पर देखो पेरेंट का जीनोटाइप क्या था, मैंने कहा कैपिटल ए, स्मॉल बी, और यहां पर इस पेरेंट का जीनोटाइप क्या था, स्मॉल ए, कैपिटल बी। तो जरा देखना अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में यहां पर हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, हमें यहां पे डोमिनेंट ट्रेट की बात करनी होगी। अब ये क्या है जरा सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेरेंट है ना, ये पेरेंट, इसमें डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं, अच्छा जरा इसको साइड में आप समझो। सपोज मैंने यहां पर जीनोटाइप अगर कैपिटल टी रखा है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी रखा है, तो हम जानते हैं यहां पर कि ये दोनों से ट्रेट बताओ जरा क्या आएगा, टॉल आएगा कि नहीं। तो क्या ये डोमिनेंट ट्रेट है। अच्छा जरा हम इसकी बात करेंगे तो ये भी तो बताओ क्या लेके आएगा, बताओ जरा, टॉल फिनोटाइप लेके आएगा, है ना। तो इससे यहां पर कोई एक डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिल रहा है, इससे भी बताओ जरा एक डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिल रहा है। तो जरा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेरेंट में नंबर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, तो जरा देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पेरेंट में नंबर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ये तो यहां पर क्या है बोलो जरा, क्या ये तो यहां पर रेसेसिव है ना। तो ये डोमिनेंट तो हुआ नहीं, डोमिनेंट ट्रेट तो यहां पर केवल और केवल एक होगा कि नहीं, कैपिटल ए, इसका मतलब है डोमिनेंट ट्रेट यहां पर एक है। जरा देखो यहां पर कैपिटल टी से टॉल मतलब ट्रेट तो एक मिल रहा है, सिमिलरली यहां पर भी कैपिटल ए से कोई एक ट्रेट ही तो मिलेगा। तो हमने कहा डोमिनेंट ट्रेट जो है ना यहां पर एक है, राइट है। अच्छा जरा देखो इसमें भी अगर हम डोमिनेंट ट्रेट को फाइंड करें बेटा, तो डोमिनेंट ट्रेट का नंबर यहां पर भी तो बोलो जरा कितना है, क्या एक है कि नहीं। लेकिन इन दोनों के क्रॉस के बाद बनने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है ऑफ स्प्रिंग है, इसमें अगर हम यहां पर डोमिनेंट ट्रेट के नंबर की बात करते हैं, राइट है, अगर इसमें यहां पर डोमिनेंट ट्रेट के नंबर की बात करते हैं तो इसमें डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं, तो यहां पर 2 जाएगा। कैसे देखो जरा, क्या ये भी डोमिनेंट ट्रेट एक लेके आएगा, क्या ये भी डोमिनेंट ट्रेट एक लेके आएगा कि नहीं। अच्छा, अब पॉइंट है क्या, डोमिनेंट ट्रेट क्यों समझाया बेटा, ऐसा मानना है कि डोमिनेंट ट्रेट जिस किसी भी इंडिविजुअल में जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा सुपीरियर कंसीडर किए जाएंगे, अच्छे फीचर वाले, अच्छे क्वालिटी वाले माने जाएंगे। तो जरा देखो यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग है उसके पास डोमिनेंट ट्रेट 2 हैं, लेकिन देखो इस पेरेंट के पास भी एक है, इस पेरेंट के पास भी एक है। तो क्या मैं सिंपली ये कह दूं कि यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग है वो डोमिनेंट ट्रेट के नंबर ज्यादा रख रहे हैं, क्या ये अपने दोनों पेरेंट से क्या होंगे बताओ जरा, सुपीरियर होंगे कि नहीं। और इस हाइब्रिड विगर का, इस हाइब्रिड या फिर इस प्रोजेनी का जो है अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर होना ही क्या कहलाएगा, हेटेरोसिस कहलाएगा। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन जरा देखो इस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यह भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो मैंने क्या बोला, हेटेरोसिस देखने को मिलता है किसकी वजह से बताओ जरा, हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से ही तो देखने को मिला है ये हेटेरोसिस, राइट है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने यहां पर समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो हमने यहां पर तो हेटेरोसिस की बात की है ना, डोमिनेंट ट्रेट यहां पर रख रहे हैं 2, इसीलिए हेटेरोसिस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं बताने वाला हूं बेटा वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। अच्छा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जरा इस पॉइंट को भी हम यहां पर समझते हैं। देखिए क्या होता है। अच्छा, हमने हाइब्रिड विगर क्या है वो तो समझ लिया, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि जितने भी आपको हाइब्रिड विगर मिले हैं, सपोज हाइब्रिड विगर जो भी आपको मिला है, क्या हमने जो प्रीवियस अभी जो पॉइंट डिस्कस किया उसमें हाइब्रिड विगर ऐसा था कि नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डोमिनेंट ट्रेट के नंबर क्या है, तो देखो अभी मैंने ये फाइंड करना बताया था, क्या इसके पास यहां पर 2 होगा कि नहीं। अच्छा, इसके पास भी डोमिनेंट ट्रेट क्या है बताओ जरा, 2 है, क्योंकि ये हाइब्रिड विगर है, राइट है। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैंने इन दोनों हाइब्रिड विगर के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर आप ये बोल लीजिए कि इन दोनों हाइब्रिड विगर के बीच में मैंने इनब्रीडिंग करवा दिया। अच्छा, इनब्रीडिंग है ना, यहां पे 2 हाइब्रिड विगर के बीच में इनब्रीडिंग करवा देंगे आप, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवा देंगे, या फिर सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं,
दोनों सेम के बीच में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, या सिंपली आप इसको यहां पर सेल्फिंग भी कह सकते हैं। तो दोनों हाइब्रिड विगर के बीच में सेल्फिंग करवा दिया आपने, इनब्रीडिंग करवा दिया। तो देखो जरा, इनब्रीडिंग करवाने से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें यहां पर जो ऑफस्प्रिंग बनते हुए हमें दिख रहे हैं वो कैसा जीनोटाइप रख रहे हैं? क्या ये स्मॉल ए, स्मॉल बी रख रहे हैं? लेकिन बताओ, इसके लिए तो अगर हम यहां पे डोमिनेंट ट्रेट फाइंड करेंगे तो बताओ जरा, ये यहां पर जीरो हो गया कि नहीं? क्योंकि दोनों के दोनों यहां पर क्या है बताओ, रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि देखो, हाइब्रिड विगर के पास तो डोमिनेंट ट्रेट दो थे, लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इनब्रीडिंग करवा दिया तो देखो, आने वाली जनरेशन में हमें यहां पर क्या देखने को मिला कि उसका डोमिनेंट ट्रेट ही गायब हो गया। यहां पर दो था, यहां पर जीरो हो गया। इसका मतलब क्या इस ऑफ स्प्रिंग का सुपीरियर जो फीचर था वो भी खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो पॉइंट क्या है जरा देखो, पॉइंट है कि लॉस्ट ऑफ हाइब्रिड विगर का खत्म हो जाना, उसका जो है लॉस्ट हो जाना, वो भी क्या करवाने से? इनब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से हाइब्रिड विगर का लॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, इसी को तो क्या बोलेंगे आप? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे बेटा, राइट है। लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बात बता दूं, आगे हम जब पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस उसमें आपको ये मालूम चलेगा, जिसमें 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। अभी आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा चेकर बोर्ड, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट अगले लेक्चर में। लेकिन मैं बता दूं कि जब डाई हाइब्रिड हम देखेंगे तो 16 टाइप के प्रोजेनी बनते हुए दिखाई देंगे बेटा, राइट है। अच्छा, उसमें से 16 में से कोई एक सिंगल पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ऑफस्प्रिंग जो है ना ऐसे भी मिल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड विगर को अगर हम हमेशा इनब्रीडिंग करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, तो आने वाली जनरेशन जो है यहां पर कुछ हमेशा इस टाइप की हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन एक चांस ऐसा भी तो है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करवाया और एक चांस हमें ऐसा भी देखने को मिल रहा है, तो क्या सुपीरियर फीचर जो है गायब हो गया कि नहीं? तो हाइब्रिड विगर यहां पे खत्म हो गया, और यही तो लॉस्ट ऑफ हाइब्रिड विगर ही तो क्या कहलाता है बताओ? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि भाई हाइब्रिड विगर क्या है, और हाइब्रिड विगर का खत्म हो जाना, लॉस्ट ऑफ हाइब्रिड विगर जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। तो हमें ये पॉइंट समझ में आया है। अब हम यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब यहां से मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन कल के क्लास पे हमने इसको कवर नहीं किया था। तो जरा देखो, यहां पर हमें जो पॉइंट समझना है बेटा, वो है हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक नीट एग्जाम का क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो नीट एग्जाम का क्वेश्चन है वो जीनोम पे बेस्ड है, राइट है। अच्छा, जरा देखो, वैसे तो जीनोम वर्ड जो है हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करना होता है जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, और अलग कंसेप्ट भी आएगा, लेकिन फिलहाल उसका बेसिक हम यहां समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर मैं बोलूं कि जीनोम को कैसे डिफाइन किया जाए, तो सिंपली अगर हम यहां पर बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ये बोलेंगे कि टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये उसका जीनोम कहलाता है। अब ये क्या कंसेप्ट है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा या तो मोनोप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। अच्छा, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब क्या ये है कि इस ऑर्गेनिज्म के पास सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट है। इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या सेट ऑफ क्रोमोसोम केवल और केवल एक है? क्या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है? या फिर इसीलिए तो इसको बोला कि ये हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड है, क्योंकि इसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम केवल और केवल एक है, राइट है। आप सिंपली यहां पर एग्जांपल के तौर पे किसकी बात कर सकते हैं? आप यहां पर गैमेट की बात कर सकते हैं, कोई भी हैप्लॉइड सेल की बात कर सकते हैं। लेकिन हैप्लॉइड सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल पाए जा रहे हैं उन सभी का सम या फिर जो टोटल होता है वही उसका क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। जरा इस पॉइंट को एक और बार अच्छे से समझते हैं, डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, और नीट में क्या क्वेश्चन आया हुआ है मैं वो भी समझाता हूं। जरा देखो यहां पर बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने कहा कि ये मान लो कोई एक सेल है। क्या है ये? मैंने कोई भी एक सेल बना दिया बेटा, ठीक है ना। अच्छा, जरा इस सेल को देखो, ये सेल जो है यहां पर क्या है? ये एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ये सेल यहां पे हैप्लॉइड है, राइट है। तो ये सेल यहां पर किस कंडीशन में है? मैंने कहा ये हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड है, गैमेट मान सकते हैं आप इसको। अगर ऐसा है तो क्या इसमें बताओ क्रोमोसोम का केवल और केवल एक सेट है? अगर यहां पर सपोज हम यहां पे ह्यूमन के भी हैप्लॉइड सेल को मान लें, तो बताओ अगर हम एक हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें
कितने सेट मिलेंगे, एक सेट मिलेंगे, और एक सेट में ऑल पॉसिबल क्रोमोसोम जो होगा वो कितने होंगे बताओ, क्या 23 होंगे कि नहीं भाई? ह्यूमन में डिप्लॉइड कंडीशन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड में कितने होंगे बताओ, 23। तो एक सिंगल सेट को मैंने इस सेल में यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, राइट है। अच्छा देखो जरा, क्या ये जो क्रोमोसोम है, राइट है, ये यहां पर जेनेटिक मटेरियल है, राइट, और इन सभी क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या फिर जीन की बात करें, इन सभी को अगर मैं क्या कर दूं, इन सभी को सम कर दूं, या फिर मैं कहूं कि इन सभी का जो टोटल होगा ना, वही एक्चुअल में क्या कहलाएगा बेटा, वही एक्चुअल में यहां पर जीनोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि किसी भी हैप्लॉइड सेल में जिसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, उसमें पाए जाने वाले पूरा का पूरा जिसमें हमने ऑल 23 क्रोमोसोम को काउंट कर लिया है, पूरा का पूरा सम और टोटल ही क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। बात सही है क्या? अच्छा, ये तो हमने जीनोम बोला है। अच्छा, तो जीनोम तो ऑल 23 क्रोमोसोम को आपने सम करके बताया है, लेकिन जीनोम बहुत ही ज्यादा ह्यूज टर्म हो गया। तो जीनोम से जीन कैसे अलग है? अब हम इस बात पे आते हैं। जरा देखिए यहां पर पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पूरे सभी को एक साथ ऐड करके टोटल हमने यहां पर बोला है जीनोम, राइट है। लेकिन अगर मैं इस जीनोम से एक छोटा टर्म डिस्कस करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जीनोम से एक छोटा टर्म क्या हुआ बताओ? हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, हम बोलेंगे यहां पर क्रोमोसोम हुआ। क्या हुआ? हम बोलेंगे यहां पे क्रोमोसोम हुआ। अच्छा भाई, क्योंकि एक क्रोमोसोम तो पूरे के पूरे जीनोम से तो छोटा ही हुआ है ना, स्मॉल टर्म हुआ। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम में है ना एक छोटा सा जो डीएनए का सेगमेंट होता है, उसी सेगमेंट को हम यहां पर क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अच्छा, तो बताओ सबसे ज्यादा ह्यूज टर्म मैं बोल सकता हूं कि जीनोम हो गया, उससे ज्यादा स्मॉलर टर्म जो है, इससे स्मॉल टर्म जो है वो क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम से भी छोटा बताओ क्या इसमें पाया जाने वाला कोई बात नहीं होता है, क्या इसमें पाया जाने वाला कोई यहां पर ये जीन होगा कि नहीं? राइट है। अच्छा, ये जीन है, इसका मतलब यहां पर मैंने बता दिया कि ये यहां पर बेटा जीन है, राइट है। अच्छा, ये जीन जो है मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जीन भी तो केमिकली क्या होता है, बोलो जरा? डीएनए होता है, राइट है। अच्छा, जरा देखो यहां पर कि जीन भी यहां पर डीएनए है। एक और पॉइंट मैं समझाऊं आपको कि देखिए तो क्या क्रोमोसोम से स्मॉलर यूनिट यहां पर जीन हो गया, राइट है। लेकिन जीन अगर डीएनए है तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, राइट है। तो जरा मैं आपको एक टर्म और समझाता हूं, बिल्कुल सारे बेसिक टर्म को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे बेटा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पहले आप जरा ये सुन लीजिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। कौन कौन से? याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद करना, पी, एस और एनबी, राइट है। पी, एस और एनबी। अब ये पी, एस और एनबी यहां पर क्या क्या है बेटा? ये पी जो है ना, पी एक्चुअल में यहां पर बेटा फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है? पी यहां पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये जो एस है, एस यहां पर पेंटोज सुगर होता है, राइट है। और ये यहां पर इस डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस को मैंने सिंपली यहां पर एनबी से रिप्रेजेंट किया है। ये मैंने कहा ये है यहां पर नाइट्रोजन बेस। अच्छा, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के हो सकते हैं? क्या यहां पर बोल दूं कि ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थाइमिन हो सकता है। आपने क्लास 11th में न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा बेटा ये, राइट है। अच्छा देखो जरा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बताया है यहां पर कि ये जो यहां पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो यहां पे पेंटोज सुगर है और यहां पर ये जो नाइट्रोजन बेस है बेटा, इन सब को एक साथ मिला करके क्या कहा जाएगा? इसी को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, राइट है। अच्छा, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड तो बहुत सारे होते हैं जो आपस में मिल करके जो है डीएनए मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, राइट है। अच्छा, तो क्या यहां पर इससे छोटा टर्म क्या हो गया? क्या मैं लिख सकता हूं कि जीन, डीएनए बेसिकली किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड से भी क्या एक छोटा टर्म यहां पर बेस हो सकता है कि नहीं? मतलब क्या हो सकता है? नाइट्रोजन बेस हो सकता है। अच्छा, आपके एग्जाम में या तो पूछा गया था डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर पूछा गया था असेंडिंग ऑर्डर, राइट है। और उसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे। कौन कौन से ऑप्शन? देखो, उसमें एक ऑप्शन था यहां पर जीनोम, एक ऑप्शन था यहां पे क्रोमोसोम, एक था यहां पर जीन, एक था यहां पर न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड, और एक क्या था, नाइट्रोजन बेस, और उसको है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज करने वाला क्वेश्चन था। तो देखो सबसे ह्यूज टर्म सभी क्रोमोसोम को एक साथ मिला करके आपने क्या बोल दिया, जीनोम। जीनोम से छोटा टर्म क्या हो गया बताओ, क्रोमोसोम। एक सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रोमोसोम जो है उसका स्मॉलर सेगमेंट क्या कहलाता है बोलो जरा, जीन कहलाता है। और जीन किससे बना होता है, या डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड जो है उसका एक स्मॉलर सेगमेंट क्या, नाइट्रोजन बेस भी तो है, राइट है। तो ये सीक्वेंस आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां तक मैं आपको बता दूं, यहां तक हमने जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले सारे टर्म्स को यहां पर क्लियरली समझा दिया है। देखिए मैं वन शॉट टाइप के लेक्चर में एक्चुअल में कम बिलीव करता हूं, जब बात जेनेटिक्स और सिमिलरली वो सभी चैप्टर की हो जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि मैं कौन कौन से चैप्टर को पहले स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए वन शॉट में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इतनी बेसिक से आपको नहीं पढ़ाया जाता। वन शॉट बेसिकली उनके लिए होता है जो कि रिवीजन करने वाले एस्पिरेंट होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है और उनको बस एक क्विक रिवीजन चाहिए, राइट है। लेकिन हम रिवीजन नहीं, हम बिल्कुल जो है बेसिस से यहां पर सारे के सारे बेसिक पॉइंट को कवर करते हुए जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब तक हमने जितने भी जेनेटिक्स को समझने के लिए, बेसिक को समझने के लिए टर्म्स थे उसको हमने यहां पर कवर अप कर लिया। आज के क्लास में क्या अब तक हमने फिनोकॉपी पढ़ लिया, फिनोकॉपी पढ़ लिया। अच्छा, हाइब्रिड विगर पढ़ लिया। हाइब्रिड विगर का लोस्ट जिसे हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं वो भी पढ़ लिया है बेटा। और साथ साथ हमने यहां पर जीनोम और एक पीवाईक्यू में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। आई होप आपको यहां तक सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम यहां पर हमारे फर्स्ट जो टॉपिक है आज की क्लास का वो एक्चुअल में यही था, क्योंकि हमने अब तक तो जो रिमेनिंग बचा हुआ था प्रीवियस लेक्चर का वो डिस्कस किया। गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। हम यहां पर गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जरा देखो गैमेट फॉर्मेशन में हमें क्या क्या बात करनी है। पहले कुछ एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, जिस फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में यूज में लेंगे, राइट है। अच्छा देखो जरा कुछ एक सिंपल पॉइंट ही मैं आपको समझाऊंगा और कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। डिटेल में गैमेट फॉर्मेशन पे बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं कल के क्लास में कवर अप करवाऊंगा, लेकिन कुछ एक बेसिक क्वेश्चन को हम आज भी डिस्कस कर लेंगे, राइट है। अच्छा देखिए यहां पर क्या है, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए इन बेसिक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले यहां पर आपको जरूरी है कि 11th में पढ़े हुए सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन के कंसेप्ट, स्पेशली सेल डिवीजन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में मेनली जो टाइप्स होता है सेल डिवीजन का वो माइटोसिस और मियोसिस होता है। हाँ, एक और टाइप ए माइटोसिस है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, उसकी अलग बात है, लेकिन मेनली तो दो टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस, है ना। अच्छा जरा देखो हम यहां पर मियोसिस की बात करें, क्योंकि जब भी गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में यहां पर मियोसिस आना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, मैंने बेटा यहां पर कोई भी एक सेल लिया, सपोज ये सेल जो है ना वो 2n है। अच्छा जब ये सेल 2n है इसका मतलब ये सेल जो है ये प्लॉइडी लेवल में क्या कहलाएंगे बोलो जरा, प्लॉइडी लेवल के बेस पे ये डिप्लॉइड कहलाएंगे, राइट है। मैंने यहां पे 2n या फिर कोई डिप्लॉइड सेल की बात की। अच्छा इस डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ, देखिए इस डिप्लॉइड सेल में सेल डिवीजन हुआ बेटा, और सेल डिवीजन किस टाइप का है, मियोसिस हो रहा है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यहां पर बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि जो मियोसिस होता है इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को ही क्या कहा जाता है, मियोसिस को ही रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। अच्छा जैसे ही मियोसिस हुआ, जैसे ही रिडक्शनल डिवीजन होता है कि डिप्लॉइड सेल जो है ना वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होते हैं। बना हुआ यही हैप्लॉइड सेल यहां पे आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, गैमेट कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए जरूरी बात यह है कि जब हमारा टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है, तो गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोई समझने के लिए डिप्लॉइड सेल लिया, उसमें रिडक्शनल डिवीजन टाइप का मियोसिस हो गया बेटा। तो बताओ मियोसिस जब भी होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। एक्चुअल में मियोसिस के भी 2 टाइप्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन होता है, मियोसिस सेकेंड जो है ना वो होमोटाइपिक इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, राइट है। इसको हम सेल डिवीजन में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल अभी ध्यान रखिए
मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन से क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर अगर हम ह्यूमन की बात करते तो 46 क्रोमोसोम अगर यहां थे तो यहां पर बेटा 23 क्रोमोसोम है। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि यहां पर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया, मियोसिस के बाद हुआ है, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट, इसको भी न्यूमेरिकल में हम यूज में लेंगे, या फिर इसको समझाने के बाद एक क्वेश्चन में पहले समझाऊंगा ताकि आप क्लियरली कनेक्ट कर पाए इस कंसेप्ट को मैंने यहां पर क्यों लिया। अच्छा, मान लीजिए ये कोई सेल है, राइट है, ये कोई बेटा यहां पर सेल है और इस सेल का जीनोटाइप मैंने कहा ये एक्चुअल में मान लो कैपिटल टी है। क्या है, कैपिटल टी है। ये एक्चुअल में कोई सेल है और जिसका जीनोटाइप मैंने क्या बता दिया है, कैपिटल टी बता दिया। अच्छा, लेकिन जब इस सेल में मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो यहां पर गैमेट बनेंगे। सपोज यहां पर गैमेट जो है यहां पर 2 बन गए बेटा, राइट है। अच्छा, रिडक्शन डिवीजन की बात करें, मियोसिस फर्स्ट की बात करें, यहां पे 2 गैमेट बन चुके हैं। अच्छा, तो जब गैमेट बन रहा होता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो इस सेल में 2 फैक्टर या 2 जीन है ना बेटा, या 2 एलील आप कह लीजिए, कि आप यहां पर ये बोलेंगे कि जब गैमेट बनता है तो इन बनने वाले दोनों ही गैमेट में, या फिर इंडिविजुअली एक एक की बात करते हैं तो इस एक गैमेट में केवल इस सेल का केवल एक एलील ही जा पाता है, कैपिटल टी चला गया, और ये जो कैपिटल टी है ये दूसरे गैमेट में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्चुअल में नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि गैमेट में दोनों ही एलील चले जाएं। दोनों एलील जाएगा तो एक्चुअल में इससे कुछ एक जेनेटिकल डिसऑर्डर देखने के चांसेस हैं, ठीक है ना, जिसे हम आगे जाकर के डाउन सिंड्रोम वगैरह हम जेनेटिक डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में इन दोनों एलील में से केवल और केवल एक एलील जाएगा, राइट है। दोनों ही एक साथ यहां पर नहीं जाता। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे जो है मेंडल का सेग्रीगेशन लॉ, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें यहां पर डिस्कस करना होगा कि गैमेट जो होता है ना वो क्या होता है, प्योर होता है। गैमेट क्या होता है, प्योर होता है ना। लॉ ऑफ प्योरिटी भी हम उसे कहेंगे, उसको वहां पर डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल देखिए, जो गैमेट बनता है वो हमेशा इन दोनों एलील में से केवल और केवल एक एलील को रखेगा। गैमेट हमेशा अकेला होगा, अकेले एलील को रखेगा, प्योर होगा, राइट है। अच्छा, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिक सा कंसेप्ट था, लेकिन इस पे बेस्ड यहां पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे कराना है बेटा, राइट है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने अभी जो मैंने ये बताया है कि गैमेट प्योर होते हैं, इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ये कौन सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है अभी जो मैंने बताया ना कंसेप्ट, जो एलील हैं वो केवल और केवल एक ही जाएगा एक गैमेट में, है ना। अच्छा, देखिए यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अ गैमेट, है ना। किसी भी गैमेट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। अगर हम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में केवल एक एलील होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता नॉर्मली कि दोनों ही एलील एक साथ पाया जाए, राइट है। अच्छा, तो इस बेस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट है, या फिर माना जाएगा। अच्छा देखिए, मैं यहां पर फर्स्ट वाले को हटा रहा हूं, ये नहीं हो सकता। कैसे बोले कि ये क्यों नहीं हो सकता गैमेट का सही या फिर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि आप जरा यहां देखिए, आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है कैपिटल ए अकेला है, बात सही है। कैपिटल जो स्मॉल बी है अकेला है, ये हो सकता है ना। कैपिटल एच अकेला है, ई स्मॉल ई बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों एक साथ आ गए, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। गैमेट का ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, जरा इसको देखते हैं, ये तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों ही यहां पर एक साथ ही आ गए हैं, राइट है। अच्छा, मैं इस 4th ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर रहा हूं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहां पर भी दोनों एक साथ ही पाए जा रहे हैं। लेकिन जरा आप यहां पर 3rd ऑप्शन को देखो बेटा। 3rd ऑप्शन में सारे के सारे जो गैमेट है वो केवल एक एलील रख रहा है, या तो कैपिटल ए है ना, या फिर स्मॉल बी, या फिर कैपिटल एच, या फिर कैपिटल ई, या फिर स्मॉल आर रख रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, राइट है। अच्छा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हों, और अगर आपसे पूछा जाए कि गैमेट का करेक्ट प्रेजेंटेशन कौन सा है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, तो इस फिनोमिना को यूज में लेंगे कि गैमेट में तो हमेशा एलील एक ही मिलेगा, राइट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, गैमेट फॉर्मेशन की बेसिक पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन जरा देखो तो अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
ये मैंने अभी समझाया था। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ, कुछ फॉर्मूला और गैमेट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले से बनाते हैं, वो मैं आपको कुछ एक बेसिक पॉइंट समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है पॉइंट। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो गैमेट फॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ गैमेट अगर निकाला जाए तो कौन सा फॉर्मूला होगा। देखिए टाइप्स ऑफ गैमेट मतलब गैमेट कितने टाइप के होंगे उसको एक फॉर्मूला से फाइंड करना होता है, 2 की पावर n, राइट है। फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 की पावर n। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इस फॉर्मूला में n किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि n यहां पर बेटा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है। जितने भी हेटेरोजाइगस पेयर होगा उसका नंबर ही एक्चुअल में यहां पर n है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो टाइप्स ऑफ गैमेट अगर हम फाइंड करें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, उसके लिए 2 की पावर n यूज में लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा, अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन। लेकिन यहां पर n क्या है, तो n यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर होगा। अच्छा, जब भी गैमेट बनाया जाए तो टाइप्स ऑफ गैमेट तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, लेकिन वो जो बनने वाले टाइप्स ऑफ गैमेट है उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप फाइंड करने के लिए एक मेथड को यूज में लिया जाएगा बेटा, और उस मेथड को आप बोलेंगे यहां पर फॉर्क लाइन मेथड। क्या बोलेंगे, फॉर्क लाइन मेथड बोलेंगे, राइट है। अच्छा देखो, जो गैमेट बनाने के लिए जो मेथड होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉर्क लाइन मेथड आप कहेंगे। अच्छा, ये फॉर्क लाइन मेथड क्या है, तो जरा देखो क्या आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 2 सिमिलर टाइप ऑफ एलिल जो है ना वो एक्चुअल में होमोजाइगस होता है, और अगर एलिल डिसिमिलर हो तो क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। आपने पढ़ा है कि यहां पे कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अगर है ना दिया गया जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में हो तो फॉर्क लाइन मेथड ये कहता है कि गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे उसका जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए आप यहां पे होमोजाइगस कंडीशन हो तो ऐसे लाइन यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे, लाइन यूज में लेंगे। कैसे, मैं अभी बताऊंगा आपको। और अगर कंडीशन होमोजाइगस नहीं है, अगर कंडीशन हेटेरोजाइगस है तो आप लाइन यूज में नहीं लेंगे। आपको इस तरह से 2 एरो, जिसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, जिसे हम यहां पर फॉर्क बोलते हैं, वो यूज में लेना है। आई रिपीट, देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा कि अगर गैमेट बना रहे हो तो गैमेट जो है कितने टाइप के बनेंगे वो तो डिसाइड करेगा 2 की पावर n वाला फॉर्मूला, राइट है। लेकिन बनने वाले गैमेट में जीनोटाइप कैसा होगा वो जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक मेथड के बारे में जिसका नाम है फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड में क्या कहा जाता है कि होमोजाइगस जो है ना उसके लिए लाइन ऐसे यूज में लेंगे आप, और हेटेरोजाइगस जो होता है उसके लिए फॉर्क यूज में लेंगे। तो ये जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है, क्या इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, राइट है, ताकि आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से ग्रिप कर पाएं। देखिए क्या है, मान लीजिए यहां पर कैपिटल ए जीनोटाइप ये है बेटा, किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल ए है। तो पहले मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे फाइंड करें। तो देखो टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला हमने अभी देखा कि टाइप्स ऑफ गैमेट अगर फाइंड किया जाएगा तो 2 की पावर n यहां पे हेटेरोजाइगस नंबर का पेयर था, राइट है। लेकिन यहां तो हेटेरोजाइगस है नहीं, ये कंडीशन कैसा है, होमोजाइगस। इसका मतलब क्या, इस दिए गए एग्जाम्पल में जीनोटाइप में तो होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है। तो यहां पर तो n की वैल्यू क्या बोलोगे बताओ, 0। तो अगर फॉर्मूला में रखोगे तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0, क्या यहां पर 1 आएगा कि नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरह के जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल में जो गैमेट बनेंगे वो केवल और केवल बताओ कितने टाइप के बनेंगे, 1 टाइप के बनेंगे। लेकिन ये गैमेट कैसे बनेंगे इसको हम डिसाइड करेंगे फॉर्क लाइन से। बताओ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस, तो क्या यूज में लेंगे आप बताओ जरा, लाइन यूज में लेंगे। तो हमें क्या करना है कि ऐसे लाइन ड्रॉ किया, अगर यहां पर होमोजाइगस कंडीशन है लाइन ड्रॉ किया, फॉर्क नहीं, फॉर्क तो हम हेटेरोजाइगस के लिए यूज में लेंगे। अगर यहां होमोजाइगस कंडीशन है लाइन यूज में लिया बेटा, और इन दोनों में से कोई एक ए लिख दिया, तो देखो गैमेट कितने टाइप के बनेंगे। तो आपने कहा गैमेट यहां पर केवल एक सिंगल टाइप का बनेगा 2 की पावर n से। n यहां पर हेटेरोजाइगस पेयर था जो कि 0 है। अच्छा, और बताओ गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा जो बनेगा। तो पहले तो हमने लाइन ड्रॉ किया और a लिख दिया बेटा, ये हो गया फॉर्क लाइन मेथड। अच्छा, फॉर्क लाइन मेथड को हम यहां अप्लाई करते हैं। जरा देखो इसमें तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन ही कर दिया, बोलो जरा क्या इसमें हेटेरोजाइगस पेयर मतलब जो n है ना, क्या इसके लिए n की वैल्यू कितनी है बताओ, क्या 1 है कि नहीं। अगर बेटा n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर n में आप इसको रखेंगे तो बताओ कितने टाइप
टाइप के गैमेट आपको मिलेंगे, क्या आपको गैमेट यहां पर टू टाइप्स के मिलेंगे कि नहीं? अगर यहां पर गैमेट टू टाइप्स के मिलेंगे तो वो कौन से होंगे को डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्कलाइन मेथड। अच्छा बताओ, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। इस बार कौन सा कंडीशन है जीनोटाइप में? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। लाइन यूज में लेंगे या फॉर्क यूज में लेंगे? आप बोलेंगे फॉर्क, है ना। अगर हम यहां पे फॉर्क यूज में लेंगे तो देखो जरा, हमने यहां पे इस तरह से दो एरो ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है ना। अच्छा, दो एरो लिखा, ये फॉर्क हो गया। एक कैपिटल ए को हमने यहां रखा, स्मॉल ए को हमने यहां रख दिया, राइट है। क्या ये दो टाइप के गैमेट बनेंगे कि नहीं? तो यहां पे एक होगा कैपिटल ए, एक होगा स्मॉल ए। अच्छा, कितने गैमेट बनेंगे, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? वो तो 2n से आया, दो बनेंगे, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो यहां पर फॉर्क यूज में लिया, कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहां पे लाइन, कहां पे फॉर्क और टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे फाइंड किया जाए। अच्छा, कुछ और यहां पे कॉम्प्लिकेट एग्जांपल लेते हैं। कॉम्प्लिकेट क्या, सारे यहां पे बहुत ही आसान है। ये वो कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा, जरा इस दिए हुए एग्जाम्पल को हम यहां पे सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा देखो तो कुछ दो तीन एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 4 में कवर किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो, यहां पे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर मतलब n फाइंड करो, तो आपका आंसर जाएगा यहां पर n। बोलो, इसमें तो ये होमोजाइगस है तो यहां पे तो आएगा नहीं, तो n यहां पर भी बोलो जरा, क्या केवल और केवल एक ही है कि नहीं? अगर n यहां पर एक है, 2 की पावर n टाइप्स ऑफ गैमेट फाइंड करेंगे, 2 की पावर 1 हो गया बेटा। टाइप्स ऑफ गैमेट क्या आ जाएगा? क्या टाइप्स ऑफ गैमेट यहां पर दो ही आएगा, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। जो बनने वाले ये दो टाइप के गैमेट होंगे, राइट है। अच्छा, उसमें आपको यह ध्यान रखना है, क्या यहां पर फॉर्क और लाइन मेथड को यूज में लें, फॉर्क लाइन मेथड को यूज में लें, तो पहला कौन सा कंडीशन है? होमोजाइगस। होमोजाइगस के लिए लाइन यूज में लेते हैं, होमोजाइगस के लिए लाइन यूज में लिया। अच्छा, तो हमने लिख दिया यहां पर ए, राइट है। इन दोनों में से, कैपिटल ए में से कोई एक कैपिटल ए लिख दिया यहां पर। अच्छा, उसके बाद की कंडीशन हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब अब हमें यहां पर क्या यूज में लेना होगा? फॉर्क। ऐसे दो एरो यूज में ले लिया बेटा। अच्छा देखो, फॉर्क यूज में लिया, एक को लिख दिया यहां पर कैपिटल बी, एक में लिख दिया यहां पर स्मॉल बी, राइट है। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करना है। देखो, ए और बी को कंबाइन किया तो कैपिटल ए कैपिटल बी आया, और इन दोनों को भी कंबाइन करना है, कैपिटल ए और स्मॉल बी आया। अच्छा, जरा आप मुझे बताइए, क्या यहां पर दो टाइप के जो गैमेट मिले हैं उसका जीनोटाइप ये और ये होगा कि नहीं? बताइए। देखिए, अब टाइप ऑफ गैमेट को तो आपने इस फॉर्मूले से डिसाइड कर लिया, दो बनेंगे। फॉर्क लाइन यूज में लिया, दोनों को कंबाइन करना होता है, और बनने वाले जो दो गैमेट हैं वो एक्चुअल में एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी टाइप का होगा, एक होगा कैपिटल ए स्मॉल बी टाइप का। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, राइट है। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल, ये फॉर्मूला वही सेम है जो मैंने बताया था, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हाँ, यहां देखिए, यहां तो दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है बेटा। अगर दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो मैं आपसे बोलूंगा, बताइए नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर n क्या है? क्या यहां पर 1, यहां पर 1, मतलब टोटल कितने हो गए? बोलो, 2 हो गए। अच्छा, टाइप्स ऑफ गैमेट अगर मैं फाइंड करूंगा, अगर मैं यहां पर टाइप्स ऑफ गैमेट जो बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे को डिसाइड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, यहां पर सबसे पहले 2 की पावर n लगाया, तो यहां पर 2 की पावर n लगाया तो 2 की पावर 2 है, तो क्या टोटल गैमेट यहां पर 4 टाइप्स के मिलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, 4 टाइप के मिलेंगे। अच्छा, जो 4 टाइप के यहां पर गैमेट्स मिलेंगे बेटा, क्या वो किस टाइप के होंगे? उसका जीनोटाइप क्या होगा? फॉर्क लाइन मेथड डिसाइड करेगा। बोलिए, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? हाँ, पहले तो पेयर जो है स्टार्टिंग का हेट्रोजाइगस है, तो यहां पर क्या फॉर्क यूज में लेंगे। अच्छा, यहां पे कैपिटल ए और यहां क्या लिखेंगे अपन? स्मॉल ए। देन अगेन देखो, यहां पे भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हाँ, अब यहां पर अगेन फॉर्क यूज में लेना है, लेकिन यहां भी यूज में लेना है और यहां पर भी यूज में लेना है, ठीक है, दो बार यूज में लेंगे। अच्छा, एक बार लिख दिया यहां पर कैपिटल बी, एक के लिए लिखा यहां पे स्मॉल बी, यहां भी कैपिटल बी और एक के लिए लिखा यहां पे स्मॉल बी। तो जरा आप मुझे बताइए, क्या यहां पर जो कंडीशन हमें मिलना है, क्या यहां पर जो कंडीशन मिलना है, क्या कंबाइन करने के बाद ही मालूम चलेगा? ए और बी को कंबाइन किया तो क्या ए और बी आया, कैपिटल ए और स्मॉल बी आया, एक कॉम्बिनेशन स्मॉल ए कैपिटल बी आएगा और एक कॉम्बिनेशन स्मॉल ए स्मॉल बी टाइप का आएगा। तो आपको ये यहां पर ध्यान रखना होगा, क्या बनने वाले जो गैमेट हैं, टाइप ऑफ गैमेट, वो कितने बने? बोलो, 4 बने, और उसका जो जीनोटाइप है हमने फॉर्क लाइन मेथड से डिसाइड किया बेटा, क्या
इस टाइप के यहां पर 4 गैमेट बताओ इस जीनोटाइप से बनना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बनने वाले गैमेट यहां पर 4 तरह के हैं, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो देखो अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जरा, ये इस टाइप के जीनोटाइप रखने वाला गैमेट केवल एक मिला है, आउट ऑफ कितने बताओ, आउट ऑफ 4, राइट है। इसके लिए भी पूछूं, सबके लिए ही यहां पर जो है हर गैमेट के लिए जो है प्रोबेबिलिटी जो है क्या 1/4 ही आएगा कि नहीं, बोलो जरा। टोटल कितने बने बताओ, 4। इस टाइप का एक बना है, इस टाइप का एक बना है, इस टाइप का भी एक बना है और इस टाइप का भी एक बना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी तो ऐसे फाइंड करना है, अगर पूछा जाए कितने टाइप के गैमेट बनेंगे तो 4 टाइप के, उसका जीनोटाइप क्या होगा, फॉर्क लाइन यूज में लिया। आई होप आप ये बिल्कुल बेसिक सी जो बात है ना वो समझ गए होंगे, राइट है। अच्छा, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और यहां पर एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग एग्जांपल है वो कल के क्लास में हम यहां पे कवर करेंगे। देखिए इसके लिए बोलो टाइप्स ऑफ गैमेट फाइंड करेंगे बेटा, एन फाइंड करो। यहां पर तो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, यहां हुआ एन की वैल्यू 1 है कि नहीं, बोलो जरा। हेट्रोजाइगस पेयर जो है यहां पर 1 है, तो अगर टाइप्स ऑफ गैमेट फाइंड करेंगे 2 की पावर n लगाएंगे बेटा, 2 की पावर 1 और यहां पर कितना आ जाएगा बोलो जरा, क्या यहां पर 2 गैमेट मिलेंगे। जो दोनों गैमेट होंगे उसका जीनोटाइप क्या होगा, फॉर्क लाइन डिसाइड करेगा बेटा। बोलो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है तो क्या यहां पे लाइन यूज में लिया जाएगा, अगर यहां पे लाइन यूज में लिया जाएगा तो स्मॉल ए लिख दिया बेटा ठीक है। अच्छा स्मॉल ए लिख दिया। अच्छा यहां पे अगेन होमोजाइगस कंडीशन है, वापस से क्या लिख देंगे यहां पर, कैपिटल बी लिख दिया। अच्छा अगेन यहां देखो, क्या यहां पर भी तो क्या अच्छा यहां पे होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब फॉर्क यूज में लेंगे। अच्छा एक तरफ हमने लिख दिया यहां पे कैपिटल डी और एक तरफ लिख दिया यहां पर स्मॉल डी। अच्छा इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें बेटा, तो देखो ए को कंबाइन करेंगे बी के साथ, तो बोलो यहां पे स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल डी, तो एक गैमेट का जीनोटाइप ऐसा बनेगा। और इसको अगर हम कंबाइन करें तो क्या स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल डी टाइप का होगा कि नहीं। हमने पहले ही फॉर्मूला से ये फाइंड कर लिया कि टोटल टाइप ऑफ गैमेट जो बनेगा इस जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल से 2 बनेंगे। एक गैमेट बेटा, क्या एक गैमेट इस टाइप का बनेगा, क्या एक गैमेट इस टाइप का बनेगा, तो यहां पे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे और उसके जीनोटाइप को हमने फॉर्क लाइन मेथड से यूज में लिया। तो ये यहां पर फॉर्मूला और ये क्या है बताओ जरा, मेथड को बोलेंगे अपन फॉर्क लाइन मेथड। आई होप आज के लेक्चर में जो गैमेट फॉर्मेशन का जो बेसिक कंसेप्ट हमने देखा वो समझ लिया है, और कल हम 4-5 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। बेसिक जो एग्जांपल है गैमेट फॉर्मेशन का वो आज के लेक्चर में कवर कर लिया, और स्टार्टिंग में जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले वो टर्म जो कि मैंने कल के लेक्चर में नहीं समझाया था वो भी हमने कवर कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं जितने भी आसपास के जो अदर एस्पिरेंट है जो नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इन लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे अंदर 1 घंटे की एनर्जी को बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। और मैं बता दूं कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। कल के लेक्चर में हम चेकर बोर्ड करके कोई एक मेथड है, पनेट स्क्वायर भी कहते हैं, जिसको हर जेनेटिक क्रॉस में यूज में लिया जाएगा। किसी भी ऑफ स्प्रिंग में कितने टाइप के जो है एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो उस को फाइंड करने के लिए जेनेटिक क्रॉस का एक तरीका होता है जिसमें चेकर बोर्ड मेथड को यूज में लिया जाता है। RC पनेट करके कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, राइट है, वो डिस्कस करना है। और कल के क्लास में ही पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड के साथ साथ कल के क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो आज गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा, इस गैमेट फॉर्मेशन पे आपके एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है न्यूमेरिकल, और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में लेक्चर नंबर 4 में।